Hello everyone, my name is Kangesh Kumar and I welcome you in your favorite channel that is Chemistry Gurukul. In today's lecture, we are going to deal with crystal field theory. Previously, we had talked about valence bond theory, we had worked on Werner's theory. I hope you all have prepared the efficient notes regarding it और आपने उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क भी किया होगा और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए होंगे जिससे आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ होगा. What is very important is revision of previous things. The main motto of making this channel is just to make the revision easy. ताकि आप बार बार रिवीजन कर सकें, वीडियो को बार बार देख सकें, एक बार नहीं बार बार. ध्यान रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि ब्रूसली ने कहा था. क्या कहा था उन्होंने कहा था कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो कि 1000 अलग अलग टाइप के एक्शंस जानते हो. मुझे डर उससे लगता है जो एक ही एक्शन को 1000 टाइम्स प्रैक्टिस किया हुआ हो. मतलब क्या है कि रिवीजन इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अचीव एनीथिंग. इफ वी आर प्रोफिशिएंट इनफ, दैट मीन्स वी हैव डन द होमवर्क करेक्ट, वी हैव डन द रिवीजन करेक्ट. तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को टैकल करने के लिए. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हमारे थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दैट इज CFT. शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या कह देते हैं? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये काफी सारी चीजों को, जैसे कि कलर कैसे होता है कॉम्प्लेक्स का, इन सब चीज के बारे में बात करेगा. लिगेंड कब स्ट्रांग होगा, कब वीक होगा, इस पे बेस्ड एक सीरीज बना दी इन्होंने जिसको नाम दिया गया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. जो प्रीवियसली हमारी बात हो रही थी वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, अलग अलग हम एक्सेप्शनल केसेस देख रहे थे वीबीटी के अंदर, कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ हो रहा था. तो इसमें काफी सारे हमको कह सकते हो एम्बिग्विटी जो है, एम्बिग्विटी मतलब दोहरा थॉट, सेकंड थॉट, वो कभी नहीं आएगी. हम क्लियरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चलेंगे. तो CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम 3 रेफरेंस में पढ़ते हैं. किस किस में? एक तो सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, और एक पढ़ते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6. वीबीटी ने सबसे ज्यादा जो कह सकते हो आप प्रॉब्लमेटिक क्रिएट किया तो वो कहां किया था? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था उसमें कब टेट्राहेड्रल और कब स्क्वायर प्लानर, उनके बीच में क्या डिफरेंस है ये समझ में नहीं आ रहा था, ये बताएंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या है कि एक तो हमारे पास होता है स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर और दूसरा होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल. ये दोनों की स्प्लिटिंग के बारे में बात करेंगे. और ऑक्टाहेड्रल में आपको पता ही है, इसकी स्प्लिटिंग की बात करेंगे. ये हमारे कोर्स में नहीं होता है सीबीएसई की अगर हम बात करें. इनफैक्ट इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेफिनेटली आती है, तो मैं इसको भी कवर करूंगा, इसकी भी स्प्लिटिंग देखेंगे और कैसे इनका रिलेशन है इन सब के साथ में, और इसका कौन सा इंडिविजुअल रिलेशन है जो बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को और एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है. उसके बाद आएंगे हम किस पे? ऑक्टाहेड्रल के बेसिस पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर में कैसी होती है और टेट्राहेड्रल में कैसी होती है. तो इस जो वीडियो है इसमें कवर क्या होगा? स्प्लिटिंग के बारे में, एनर्जी से रिलेटेड, फिर कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होंगे एनर्जी लेवल्स में, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमको ध्यान रखने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ध्यान रखने हैं, इन सब चीज के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम क्या बात करेंगे? उसके अंदर हम बात करेंगे कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, लिमिटेशन ऑफ द CFT,
उसमें पढ़ेंगे फिर हम EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी, और फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा सिनर्जिक बॉन्डिंग, दैट इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेल्स। ये 4 टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, और फिर उसके बाद जो लास्ट वीडियो होगी वो किसके रिलेटेड होगी, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड होगी कंप्लीटली। फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा और एक कंप्लीट वीडियो उसके बाद आती रहेगी धीरे 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 धीरे, जिसमें हम क्वेश्चंस लेंगे इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ क्वेश्चंस बेस उसके बाद बात होगी उसके बाद। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको और इसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स देखते हैं। चलिए अब इसके अंदर क्या है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी जो है हमारे पास, उसमें इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या क्या है इसके, CFT के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स कि ये क्या क्या चीजें मानता है। पोस्टुलेट्स की अगर हम बात करें तो पोस्टुलेट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट पहला क्या है, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये जो इंटरैक्शन है इनके अंदर, इन्होंने CFT ने माना कि ये किसके कैसे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, जो कि सिर्फ किसमें होता है, आयनिक बॉन्डिंग में। किसमें होता है, आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर होता है। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं जनरली, और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं कौन, मेटल और लीगेंड। मेटल और लीगेंड किससे जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आयनिक फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। आयनिक फोर्सेस से जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आयनिक बॉन्ड आ गया वहां पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेगा। इसलिए इस फील्ड को हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा। क्या कहा हमने, क्रिस्टल्स की तरह काम करेगा, और यहां पर लीगेंड के साथ में कैसा इंटरैक्शन है उनके बारे में बात करेंगे। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसीलिए कहलाई है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये बात हमको समझ में आ गई। फिर ये कहता है इट अज्यूम्स द metal to be positive sphere। मेटल को ये पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। लीगेंड के अंदर दो कैटेगरी हो जाती है, एक होता है हमारे पास एनायनिक, प्रीडोमिनेंटली ये जिसकी बात करेगा, और दूसरी बात हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। एक होगा एनायनिक और दूसरा होगा न्यूट्रल। एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक के ऊपर कोई चार्ज नहीं। जब किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ये कहता है एनायनिक होगा तो मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और उसके कारण से बनेगा आयनिक बॉन्ड। कहता है कि ये कंप्लीटली जो इनके बीच में जो इंटरैक्शन होता है वो आयनिक इन नेचर होता है। क्या होता है, आयनिक इन नेचर। और फजान कहता है कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कोवेलेंसी होती है, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये ओवरऑल थीम जो है वो क्लियर है कि कोवेलेंसी होती है, शेयरिंग यहां पर होती है, 100% आयनिक कुछ नहीं होता। अच्छा, अब न्यूट्रल के अंदर कैसे चार्ज आएगा वो देखिए। न्यूट्रल के अंदर क्या होगा, डाइपोल। न्यूट्रल के अंदर क्या होता है, डाइपोल, मतलब ना तो कंप्लीट चार्ज होगा, यहां पर पार्शियल चार्ज होगा। कैसे, देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया NH3 का, NH3, आपको पता है इसके पास लोन पेयर होता है। यहां पे क्या होता है, लोन पेयर। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों के तीनों होमो एटॉमिक है, तो इनके कारण डाइपोल मोमेंट 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहां पर लोन पेयर है तो डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा, इसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसलिए इसकी डाइपोल मोमेंट 0 ना होकर के वैल्यू होती है, और वो वैल्यू क्या हो जाती है, ऊपर से पार्शियल नेगेटिव। क्या हो जाती है, ऊपर से पार्शियल नेगेटिव हो जाती है। यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींचता हुआ नजर आएगा, तो इसके ऊपर डाइपोल बन गया, और ये पोल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोल। इस तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोल क्रिएट हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव पोल, मतलब यहां पे डाइपोल है, मतलब यहां पे कंप्लीट चार्ज ना होकर के पार्शियल चार्ज है। कैसा चार्ज है, पार्शियल चार्ज है। पार्शियल चार्ज है तो यहां पर आयंस हैं तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेगा।
तो चाहे न्यूट्रल हो, एनायनिक हो या कैटायनिक हो, कैटायनिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वहां पर भी चार्ज है, तो मतलब ये रिलेशन होगा, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको डी पाई डी पाई डी पाई पी पाई ये सब बताया है कि एक दूसरे के साथ में कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं पॉजिटिव में। अच्छा अब तीसरी बात आ जाती है। तीसरी बात ये तो समझ गए कि इन्होंने अज्यूम किया ये चीजें। अब इसी के बेसिस पे क्या होगा, when the ligand approaches when the ligand approaches approaches the metal, metal मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, when the ligand approaches the metal, the energy variation takes place, एनर्जी वेरिएशन टेक्स प्लेस। मतलब क्या है कि लिगेंड जो है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स लेके चल रहा है, और जो मेटल के खुद के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में होगा रिपल्शन। उस रिपल्शन से क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रिपल्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी। जितना रिपल्शन उतनी एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी एनर्जी बढ़ेगी उतनी अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। जितनी एनर्जी बढ़ती है उतनी स्टेबिलिटी कम होती है, ये बात हम जानते हैं। अच्छा, तो ये कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये किसके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। तो कह रहा कि किस तरीके से अप्रोच करेगा लिगेंड, किस तरीके से अप्रोच करेगा, उसके बेसिस पे पता चलेगा कि इसमें जो एनर्जी का वेरिएशन आ रहा है, क्या वो ज्यादा वेरिएशन आएगा या एनर्जी का वेरिएशन कम आएगा। ये किस पे डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहा है मेटल को, इसी पे डिपेंड करेगा। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। ले लीजिए, ले लिया आपने। चलिए अब देखिए अब इसको बात कर लेते हैं कि क्रिस्टल फील्ड तो है, तो जरा सा क्रिस्टल भी बना लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की हमने बात की है, तो क्रिस्टल बना लेते हैं। देखिए क्रिस्टल कैसा दिखता है, ये है हमारे पास क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल ले लिया है मैंने। ये मान लिया एक्स एक्सिस, ये मान लिया वाई एक्सिस, और ये मैंने मान लिया जेड एक्सिस। 3 एक्सिस है, ये क्या है, क्रिस्टल्स है। ठीक है ये बात। अब क्या होता है कि लिगेंड्स जो है हमारे पास, जनरली मैंने क्या माना है कि जो हमारे पास ये ब्लॉक एलिमेंट है, वो कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट से हमारा क्या समझ में आता है कि इसके पास टोटल 5 ऑर्बिटल होता है। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। एक होता है हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। ये टोटल 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं डी के। कैसा कैसा होता है इसका अरेंजमेंट, देख लेते हैं। वो डी एक्स वाई कैसा दिखता है, देखिए ये हमने एक्स और वाई लिखा, तो एक्स वाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, डबल डंबल, ऐसा दिखता है ये एक्स वाई के अंदर। सेम टू सेम आप वाई जेड के लिए बना सकते हो। अब 3D तो यहां बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं कि ये जेड मान लेते हैं, ये बाहर वाला है, बाहर वाला एक्सिस को मैंने जेड मान लिया ऐसे हाइपोथेटिकली। ये हो गया, फिर हमारे पास इसके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ये वाई जेड हो गया। फिर इसके बाद मैंने ये बना दिया जेड एक्स, यहां पे जेड ले लिया, यहां पे एक्स ले लिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से आपको दिखेगा, ये देख लिया हमने। फिर बना लिया मैंने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बना दिया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एग्जैक्टली एक्सिस पे होते हैं, ये एक्स है ये वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एग्जैक्टली एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। और ये हमारे पास है डी जेड स्क्वायर, ये हमारे पास डी
जेड स्क्वायर ऐसे दिखता है, और एक रिंग बनी हुई होती है इसके चारों बगल। ये होता है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। ये भी एक्सिस पे, ये भी एक्सिस पे, ये बिटवीन द एक्सिस तीनों हो गए। ये कौन सा है? डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, ये डी जेड एक्स, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर। इन दोनों को हम कह सकते हैं एक्सियल। इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? एक्सियल। एक्सियल ऑर्बिटल्स कह सकते हैं। और इन तीनों को हम क्या कह सकते हैं? इक्वेटोरियल। क्या कह सकते हैं इसको? इक्वेटोरियल भी कह सकते हैं, और कह सकते हैं बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? हमारे पास एक्सिस कौन कौन से हैं? एक्स, वाई और जेड, तीन एक्सिस हैं। और हमारे पास ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड एक्स, डी वाई जेड और डी एक्स वाई। अब देखिएगा कि लीगेंड किस तरीके से अप्रोच कर रहा है। क्या वो जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है, या वाई एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है? कैसे अप्रोच करता है उसके बेसिस पे। अब अगर इस तरीके से अप्रोच करेगा तो ये मेटल का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? मेटल का स्ट्रक्चर है। तो जब लीगेंड यहां पर अप्रोच करेगा अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अलोंग अगर करेगा प्योरली, तो ध्यान रखिएगा एक्सिस के अलोंग प्योरली कौन है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिल्कुल एक्सिस पे है। डी जेड स्क्वायर बिल्कुल एक्सिस पे है। तो यहां से रिपल्शन ज्यादा मिलेगा। अगर एक्सिस के अलोंग लीगेंड अप्रोच करेगा तो वहां पर रिपल्शन ज्यादा मिलेगा। जब रिपल्शन ज्यादा मिलेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, और वो एनर्जी स्प्लिट होगी। देखना कैसे होगा, समझेंगे इस बात को। फिर अगर बीच में से आते हैं, कहीं से एक्सिस के बीच में से आते हैं, एक्सिस पे नहीं आते, एग्जैक्टली एक्सिस पे ना करके बीच में से कहीं से आते हैं, तो ध्यान रखिएगा रिलेटिवली रिलेटिवली एनर्जी कम स्प्लिट होती है। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्स होते हैं, ये डाइवर्स हैं एनर्जीज। तो जब एनर्जी डाइवर्स होते हैं तो इस तरफ से अगर बीच से कोई अप्रोच करता है, एक्सिस के बीच से, तो क्या होता है? उसमें एनर्जी कम होती है, उसमें एनर्जी कम होती है। यहां पर एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ज्यादा होते हैं, तो इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। यहां पर ये डाइवर्स हो जाते हैं, डिस्क्रीट हो जाते हैं, तो एनर्जी कम होती है यहां पर। ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें और इसमें। अब कहानी कैसे अप्रोच करती है धीरे धीरे हम समझेंगे। ये है हमने बनाया क्रिस्टल। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए, ले लिया आपने। चलिए अब बात करते हैं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसे ऑक्टाहेड्रल? मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जिसके अंदर 6 होगी, और एक लेंगे टेट्राहेड्रल जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। फिर लेंगे स्क्वायर प्लैनेट जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। देखते हैं क्या कहानी होती है इसके अंदर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आसान भी है। कैसे क्या अप्रोच होगा वो देख लेते हैं। जब तक मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए कहानी आती है, लिखा हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड जो वो स्प्लिट होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल से मतलब है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, अब कैसे होगा देखिए। सबसे पहले तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी, क्या यहां पर मैंने लिखा, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहां पर बना दिया, ग्राफ बनाया है। यहां पर मैंने लिखा एनर्जी, जैसा कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, एनर्जी लिखा यहां पर लिखा मैंने एम और एल के बीच का डिस्टेंस। एम और एल मतलब मेटल लिगेंड के बीच का डिस्टेंस। इनिशियली आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन सब की एनर्जी सेम होती है। तो जब एनर्जी सेम होती है
एनर्जी जब सेम होती है तो इसको कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, एनर्जी सेम होने पे, ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल हमने इसको नाम दे दिया। अब क्या होगा कि जब इनिशियली एनर्जी, मतलब इनिशियली एम और एल के बीच का डिस्टेंस का बात करेंगे तो अभी लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया, हम ऐसा मानेंगे। इनिशियली मेटल्स अपने जगह, लिगेंड अपने जगह, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, कितनी भी दूरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा कि जब एम और एल के बीच में डिस्टेंस जो था वो इंफिनिटी था, एम और एल के बीच में कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, तो हमने इसको इनफाइनाइट मान लिया। अभी तक अप्रोच नहीं किया है लिगेंड ने उसके क्रिस्टल की तरफ, मेटल के, ठीक है। अच्छा, तो इनके बीच में बात क्या करेंगे, एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी व्हेन एम और एल के बीच का डिस्टेंस जो है वो इंफिनिटी है। तो जब बहुत दूरी पे है तो डी अभी भी अपने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में है, मतलब इसके अंदर एनर्जी चेंज कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, अभी सेम, 1 2 3 4 5, अभी एनर्जी क्या है, सेम। ये क्या है, डी ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर, ठीक है, लिख लिया हमने। अब क्या होगा कि जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया, ये है हमारे पास मेटल, लिगेंड ने अप्रोच किया, अब जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो वो दूर से मेटल को क्या नजर आएगा कि वो हर तरफ से मेरे को घेर रहा है। देखना ध्यान से, ये है हमारे पास डी, मान लेते हैं कि ये है हमारे पास मेटल, ये है हमारे पास मेटल, मान लेते हैं। और जब लिगेंड दूर से आता हुआ दिखेगा तो इसको क्या लगेगा कि ये मेरे को चारों बगल से घेरने वाला है, ऐसे इस तरीके से चारों बगल से ये घिरता हुआ नजर आएगा। कौन, डी। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो चारों बगल से लिगेंड अप्रोच कर रहे होंगे इसको, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, तो इसको लगेगा कि बहुत सारे लिगेंड्स हैं जो मेरे को अप्रोच कर रहे हैं एक सिमेट्रिकल वे में। कैसे अप्रोच कर रहे हैं, एक सिमेट्रिकल वे में, चारों बगल से मेरे को घेर रहे हैं। तो जब चारों बगल से मेरे को घेर रहे हैं तो उस समय क्या होगा, लिखा हुआ है एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी व्हेन एम एल के बीच में अप्रोच हो रहा है, और ये जो आपको अप्रोच है वो कैसा नजर आएगा, सिमेट्रिकल। कैसा नजर आएगा, सिमेट्रिकल। SYM का मतलब है सिमेट्रिकल, मतलब हर तरफ से रेगुलर बेसिस पे उसको दूर से नजर आ रहा होगा, अभी पास में नहीं है, दूर से। तो जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी मेटल की। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में बीच में रिपल्शन होना चालू होगा। तो जो पहले एनर्जी कम थी अब वो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन पांचों के पांचों की, क्योंकि अभी एग्जैक्टली नहीं पता है कि किधर से अप्रोच होने वाला है, एग्जैक्टली नहीं पता है, तो पांचों के पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी। जब ये कैसा अप्रोच है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब हर तरफ से बराबर, हर तरफ से बराबर, सेम। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई, ये क्या होगा, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी इंक्रीजेस। लेकिन फिर भी सबकी अभी एनर्जी सेम है, सबने बराबर से एक्साइटमेंट दिखा है, तो अभी भी डीजेनरेट है ये। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि जब लिगेंड ने अप्रोच किया, ध्यान दीजिएगा, बात किसकी कर रहे हैं हम, ऑक्टाहेड्रल की। किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल दिखता कैसे, देखिए, ये है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। एक बार अच्छे से बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल कैसा दिखता है। मान लेते हैं ये मेटल है, ये एक लिगेंड, यहां से एक लिगेंड, यहां से एक लिगेंड, यहां से एक लिगेंड, यहां से एक लिगेंड, और यहां से एक लिगेंड, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो आप ये देख रहे हो ये बीच में है, और ये अलोंग एक्सिस, ये है अलोंग एक्सिस, ध्यान से देखना इसको। तो अगर आप इसको ध्यान से अरेंजमेंट करके देखोगे तो आपको ये नजर आएगा जेड एक्सिस की तरह, सीधा सीधी ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस, ये एक एक्सिस हमने मान लिया एक्स एक्सिस, और ये हमने मान लिया वाई एक्सिस। क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री।
तो 90 डिग्री किसके बीच में होता है? एक्स वाई और जेड एक्सिस के बीच में होता है। तो मान लिया हमने ये एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच हो रहा है। मैंने जस्ट अभी आपको कहा था कि जब एक्सिस के अलोंग अप्रोच होता है, जब एक्सिस के अलोंग अप्रोच होता है तो उसमें एनर्जी ज्यादा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो जो मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उसी तरीके से अरेंज होता है। अब अगर उसी तरीके से अरेंज है एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करने पे, तो आपको पता करना है कि प्योरली कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सिर्फ एक्स और वाई में कहां पर है और जेड में एग्जैक्टली कहां पर है? डी ऑर्बिटल्स में। तो ध्यान रखिएगा, हमने एक चीज देखा था, क्या? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्योरली एक्सिस पे था। डी जेड स्क्वायर, ये प्योरली एक्सिस पे था। ये दोनों एक्सिस पे थे, मतलब इनकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इनकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो उसी चीज को कंपनसेट करने के लिए, ताकि ओवरऑल क्रिस्टल जो है वो स्टेबल रहे, ओवरऑल क्रिस्टल स्टेबल रहे, इन दोनों की एनर्जी जब बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं, बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से हमारे पास? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, इनको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी। जब ये अपनी एनर्जी कम करेंगे, इसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो ओवरऑल जो है क्रिस्टल बैलेंस्ड रहेगा, स्टेबल रहेगा। देखिए स्टेबिलिटी की कितनी अच्छी बात कर ली इसने। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में, एनर्जी के रेस्पेक्ट में, हीट के रेस्पेक्ट में, काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एक तरीके से कह दो आप बैकबोन नजर आ रही है हमको। तो ये कहा कि इसकी एनर्जी तो बढ़ेगी लेकिन इसकी एनर्जी कम होगी, तो ओवरऑल क्रिस्टल स्टेबल हो जाएगा। कैसे समझना, इस बात को समझते हैं। देखिए हमने क्या किया, इसकी एनर्जी को बढ़ाया, यहां पर ये एनर्जी सेम है और एक का एनर्जी डाउन किया। अब देखिए एनर्जी बढ़ किसकी रही है? जो अलोंग द एक्सिस है, ऑक्टाहेड्रल अलोंग द एक्सिस होता है, तो बढ़ेगी किसकी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की। तो बढ़ा देते हैं, इन दोनों की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, ये ज्यादा है, ऊपर की तरफ बताना मतलब ज्यादा एनर्जी है। और ये जो है लाइन, ये मतलब क्या है? इसका कहलाता है बैरी सेंटर, ये कहलाता है बैरी सेंटर। बैरी सेंटर का मतलब क्या होता है? बैरी सेंटर का मतलब यह है सेम एनर्जी, सेम एनर्जी मतलब जीरो है। अभी जीरो से जितना ऊपर गया पॉजिटिव, जितना नीचे गया नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी लूज करेगा ताकि ओवरऑल स्टेबल बना रहे। अब आगे देखिए क्या होगा। तो एनर्जी बढ़ी किसकी है? इन दोनों की। तो यहां पर ये कौन होंगे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये कौन होगा? डी जेड स्क्वायर। ये ऊपर आ गया। नीचे कौन आएगा? जिसने एनर्जी लूज की है। कौन करेगा? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। इन तीनों की एनर्जी कम हो जाएगी। इन्हीं दोनों के बीच का जो गैप है और इन दोनों के बीच का जो गैप एनर्जी गैप है और ओवरऑल जो ये एनर्जी गैप है, इसको नाम देते हैं डेल्टा और नीचे लगाते हैं जीरो। ओ, ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। तो ये एनर्जी डिफरेंस किसके बीच की है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये डेल्टा नॉट है। अब ये कितना है? ये कितना ऊपर बढ़ा और ये कितना नीचे बढ़ा, इसको देखते हैं। कंपनसेशन, ये कंपनसेशन कितना हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, इसको हम ले लेंगे पॉजिटिव में और इसको ले लेंगे हम नेगेटिव में। तो यहां पर कंपनसेशन 3 का है, तो ये 3/5 हो जाएगा। 3/5 का मतलब क्या होगा? 0.6। ये हो जाएगा पॉजिटिव का 0.6 और डेल्टा नॉट लिखेंगे क्योंकि ये किसके लिए है? डेल्टा नॉट। ये ठीक है, ये बात, ये हो गया डेल्टा नॉट। और यहां पर कितना हो जाएगा? माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट। अब आप कहेंगे ये कैलकुलेट कैसे किया? देखिए कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। यहां पर टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। यहां पर टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2। टोटल कितने हो गए? 5। टोटल कितने हो गए? 5। तो ये जो 3 नीचे की तरफ गए, 3 जो एनर्जी नीचे की तरफ गए होंगे, इसको कंपनसेट करने के लिए कितनी एनर्जी ऊपर गई होगी? कितनी एनर्जी ऊपर गई होगी? तो हम ये कैसे निकालते हैं? इसके बराबर ऑर्बिटल कितने हैं? 3। टोटल कितने हैं? 5। तो हमने कर दिया 3/5 डेल्टा नॉट। इसको कंपनसेट करने के लिए ये एनर्जी इतनी इंक्रीज हुई और ये कितना एनर्जी बढ़ा, उसको कंपनसेट करने के लिए कितनी एनर्जी कम होगी। तो ये कितनी कम होगी? इसको कंपनसेट करना मतलब 2 है ये ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल है? 2। टोटल कितने हैं? 5। तो यहां पर कितना होगा? 2/5।
2/5, लेकिन ये घट रहा है तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस का 2/5 मतलब 0.4, यहां पर कितना हो जाएगा 3/5 टाइम्स ऑफ डेल नॉट, 3/5 टाइम्स ऑफ डेल नॉट। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रही है इस बात की कि ये कैसे लिखा मैंने? ये कहानी है कंपनसेट करने की। अच्छा, ये हो गई इस तरीके से आपने जो चीज देखी, इसको क्या कहा गया? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इन, सॉरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग इसके अंदर कैसे होती है। एक चीज और रह गई, 1 मिनट। इसको कहा जाता है, नीचे वाले लेवल को T2G कहा जाता है, T2G, और इसको कहा जाता है EG। ऊपर वाले लेवल मतलब जिसमें dx² - y² और dz² होगा, जहां पर भी उसको EG कहा जाएगा और इसको T2G कहा जाएगा, T2G। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरिंदर से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी। लिगेंड को तो हमने कह दिया ऐसे अप्रोच करते हैं तो ये होता है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के बाद, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट लिगेंड्स को बिल्कुल पास में लाके अलग अलग लिगेंड्स को ये देखा गया और उसके बेसिस पे एक सीरीज बनाई गई जिसको कहा गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या नाम दिया गया? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या नेचर ऑन विच या फिर फैक्टर्स ऑन विच splitting depends, स्प्लिटिंग किस किस पे चीज पे डिपेंड करता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिलिंग का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहला आ जाता है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द लीगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ द लीगेंड, जिसको क्या कहते हैं हम? लीगेंड का पावर, वीक फील्ड लीगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ द लीगेंड। इसको निकाला कैसे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रो का मतलब क्या है? समथिंग विच इज रिलेटेड टू लाइट, लाइट से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड है मतलब किससे रिलेटेड होगा? वेवलेंथ से, वेवलेंथ से रिलेटेड होगा मतलब एनर्जी क्या होती है? E = h म्यू, E = क्या होता है? h म्यू, म्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, h क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट, इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी। इसी चीज को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो क्या लिख सकता हूं? म्यू के जगह पे c/λ। इस लैम्डा को कहा जाता है वेवलेंथ। क्या कहा जाता है? वेवलेंथ। ये क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। तो कहा गया एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ मतलब जितनी ज्यादा वेवलेंथ की, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी क्या होने वाली है? कम। एनर्जी क्या होगी? कम। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होगा क्या कि जब लिगेंड्स को क्या किया गया? एक स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर डाला गया, स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर डाला गया, तो उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, एनर्जी ट्रांसफर किया गया लाइट के थ्रू। लाइट, कौन सा? व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट विद द हेल्प ऑफ कॉलीमेटर। कॉलीमेटर, कॉलीमेटर क्या होता है? एक व्हाइट लाइट सोर्स होता है। व्हाइट लाइट सोर्स इनके थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर दिया गया और लिगेंड को रख दिया गया बीच में। अब देखा गया कि जो जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उस वेवलेंथ का वो दिखाएगा फ्रीक्वेंसी। मतलब मान लेते हैं कि उसने हायर वेवलेंथ वाला ले लिया, मतलब जो व्हाइट लाइट है वो तो 7 कलर पैटर्न से बना हुआ है। किससे बना हुआ? 7 कलर पैटर्न, विबग्योर से बना हुआ है। तो अगर मान लेते हैं कि उसने वायलेट कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, मान लेते हैं उसने वायलेट को लिया, VIBGYOR, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसकी एनर्जी सबसे हाई होती है,
और इसकी एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मतलब क्या है? वेवलेंथ सबसे कम। वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसमें वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि वॉयलेट कलर को इसने एब्जॉर्ब किया, वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है? एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है। जब एनर्जी ज्यादा होगा तो जब ये मेटल के पास अप्रोच करेगा तो उसको ज्यादा रिपेल करेगा। अब जब ज्यादा रिपेल करेगा मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स भागने लगेंगे, पेयरिंग करना चालू कर देंगे। तो मतलब ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। क्या हो गया? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। अगर एनर्जी कम है, एनर्जी कम एब्जॉर्ब किया तो मतलब वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब रेड कलर के आसपास के वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब किया होगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। एनर्जी कम होगी तो वो कम रिपल्शन देगा। कम रिपल्शन देगा तो जो एनर्जी गैप जो है वो कम होगी। एनर्जी गैप जो बड़ी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मतलब जो स्प्लिट होगा, ये जो स्प्लिटिंग आपने देखा, गैप देखा डेल्टा नॉट, ये ज्यादा और कम कैसे होगा? ये ज्यादा और कम किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा लाइट जो है, कौन से कलर पैटर्न को एब्जॉर्ब किया गया, उसकी एनर्जी कितनी, और उस एनर्जी के बेसिस पे हमने बना दिया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमने बना दिया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसको हमको याद रख लेना है। क्या सीरीज है? देख लीजिए, लिख देता हूं मैं। सबसे पहले सबसे पीछे जो आता है वो हमारे पास कौन सा है? आई माइनस। यह स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये ऑर्डर हमको याद होने चाहिए। इस ऑर्डर बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। ठीक है, आई माइनस, फिर बी आर माइनस, फिर आ जाएगा एस सी एन माइनस, फिर ले लेंगे हम सी एल माइनस, फिर ले लेंगे हम एस माइनस टू सल्फाइड, फिर ले लेते हैं हम एफ माइनस, फिर ले लेते हैं एफ माइनस के बाद ओ एच माइनस, फिर ले लेते हैं ओ एच माइनस के बाद H2O, सॉरी H2O नहीं, OX। OX का मतलब C2O4 माइनस 2, ऑक्सलेट आयन। फिर ले लेंगे हम वाटर H2O, फिर ले लेंगे हम NCS। देखिए यहां पे SCN था, मतलब सल्फर डोनर था, तो इसकी जो पावर थी वो बहुत कम है, लेकिन जब N डोनर हो जाएगा तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा? EDTA -4। ठीक है, फिर उसके बाद ले लेंगे हम NH3, अमोनिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ जाता है। फिर उसके बाद ले लेते हैं हम EN, फिर ले लेते हैं हम EN के बाद CN, और CN के बाद ले लेंगे CO। सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड में कौन सा आ जाएगा? CO, कार्बोनिल कंपाउंड। और सबसे कम में कौन सा होगा? आयोडीन। सबसे वीक फील्ड लिगेंड में आएगा ये। ठीक है, तो ये थे सीरीज, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये था स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बेसिस पे स्प्लिटिंग। जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी लिगेंड की, स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग भी उतनी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो स्ट्रेंथ अगर वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो स्प्लिटिंग भी कम होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ कम होगी। ये ऑर्डर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ले लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड पे। अब सेकंड पैरामीटर ले लेते हैं, ये फर्स्ट था। अब मान लेते हैं कि ऐसा हो जाए, इफ ligand is same and coordination number is same। ligand भी सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है। कैसे? देखिए, लिखा हमने FeH2O6 और लिख दिया यहां पे 2+, एक ये ले लिया। उसके बाद मैंने लिख दिया
रुथेनियम H2O 6 टाइम्स और 2 प्लस लिख दिया, और एक को लिख दिया मैंने OS ऑस्मियम H2O6 और यहां पर लिख दिया 2 प्लस। लिगेंड सेम है H2O, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, चार्ज भी सेम है, +2 +2 +2, चार्ज भी सेम है। तो क्या करें, ध्यान रखिएगा, यहां फिर काम करेगा जेड इफेक्टिव, जिसको कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहा जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काम करने में मदद करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये जो आपको दिख रहा है 4Fe, ये आता है 3D सीरीज में। किस में आता है? 3D में। ये किस में आ जाता है? 4D में। हमने देखा था कल 3D के अंदर फिलिंग करके। ये किस में आता है? 4D। और ये किस में आता है? 5D। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम 3D to 5D, 3D to 5D, effective nuclear charge increases. Z effective increases due to lanthanide contraction. Z effective increase होता है, Z effective increase होगा तो क्या होगा? साइज छोटी होगी, साइज छोटी होगी इसकी। तो साइज जितनी ज्यादा छोटी होती चली जाएगी तो होगा क्या? होगा क्या? चार्ज तो सेम है, चार्ज तो सेम है, लेकिन उसको लिगेंड उतने ही तेजी से अप्रोच करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस विल बी विजिबल, न्यूक्लियस विल बी विजिबल, पॉजिटिव चार्ज उसको खींचेगा अपने तरफ। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते ही क्या होगा कि ये जो लिगेंड्स है वो बहुत स्ट्रांगली अप्रोच करेंगे इसको, बहुत स्ट्रांगली। तो अगर मैं कहूं कि लिगेंड सेम हो, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो, और पता करना हो कि किसमें ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, तो वो देख लो कि किसमें लिगेंड जो वो तेजी से अप्रोच करेगा। लिगेंड इसमें, लिगेंड किसमें अप्रोच करेगा? फास्ट। लिगेंड फास्ट अप्रोच करेगा तो क्या होगा? स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, एनर्जी ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो लिगेंड फास्ट है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो हमने क्या कहा, ऑर्डर क्या होगा स्प्लिटिंग का? स्प्लिटिंग एनर्जी का डेल्टा नॉट का ऑर्डर क्या होगा? डेल्टा नॉट का ऑर्डर क्या होगा? तो देखिए ऑर्डर क्या निकालेंगे हम, सबसे ज्यादा किसमें होगा स्प्लिटिंग? OS में, OS H2O6 2 प्लस, फिर उसके बाद किसमें होगा? Ru H2O6 2 प्लस, और फिर किसमें होगा? Fe H2O6, और ये हो जाएगा 2 प्लस। ये हो जाएगा ऑर्डर। कब? जब ये सेम हो। तो ये चीज हम लगा सकते हैं दिमाग वहां पर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब अगर ऐसा हो जाए कि लिगेंड भी सेम हो और सेंट्रल मेटल एटम भी सेम हो, तो कैसे पता करें? व्हेन ligand and central metal atom is same, then find out the charge on CMA। चार्ज जितनी ज्यादा होगी स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, मतलब चार्ज ऑन CMA is directly proportional to splitting energy, splitting energy। क्यों? क्योंकि साइज जब छोटी होगी तो न्यूक्लियस एक्सपोज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना मतलब क्या है कि अगर कोई चीज +2 से +3 में जा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका साइज छोटा हो रहा है। साइज छोटा होने का मतलब क्या है? न्यूक्लियस एक्सपोज। न्यूक्लियस एक्सपोज तो लिगेंड तुरंत आएगा, बहुत तेजी से आएगा, बहुत तेजी से आएगा, तो रिपल्शन भी बहुत तेजी से होगा। रिपल्शन बहुत तेजी से होगा तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आएगी? तो हमको क्या देखना है कि इन दोनों में ज्यादा स्प्लिटिंग किस में हो जाएगी? इसमें हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखनी है।
तो कहा कि लिगेंड और सीएमए जब सेम हो जाए, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इसी के बेसिस पे। जैसे मैंने लिखा K3FeCN6, K3FeCN6, और दूसरा मैंने लिख दिया K4FeCN6। तो आप इसको देखोगे, यहां पर x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये -6, इसके कारण +3 हो गया, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, -3। तो फाइंड कर लेते हैं x, इसके कारण +3 आ जाएगा, 3 इंटू +1, पोटेशियम का +1 होता है, प्लस x, और 6 इंटू -1 इक्वल टू क्या है, 0। तो 3 + x - 6 = 0, x = कितना आ गया, +3। मतलब यहां पे आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, +3। यहां पर आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, पता कर लेते हैं। तो हमने क्या लिखा यहां पर, 4 टाइम्स ऑफ +1 प्लस x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो 4 + x - 6 = 0, x = +2। तो मतलब यहाँ पे आयरन कौन से स्टेट में है, +2। तो दोनों में से ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होगी, अगर हमसे पूछ लिया तो लिगेंड सेम। फिर भावनाओं में नहीं बहना है, इसको समझना है, ये दिमाग में आपके क्लियर है तो क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कि सबसे ज्यादा किस में होगी, तो लिख लेंगे हम K3FeCN6 में ज्यादा होगी K4FeCN6 से। क्या चीज, स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, स्प्लिटिंग एनर्जी को। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़े। आपने नोट कर लिया होगा, ये थे कुछ फैक्टर्स। अब आगे बढ़ते हुए दिमाग लगाते हैं कि क्या कहानी हो सकती है। देखिए, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने के दो तरीके हैं। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं मैं। फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन फिलिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ले लेते हैं। क्या किया हमने, देखिए ध्यान से देखते हैं। पहले तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन p। क्या कहानी है उसकी, देख लेते हैं। फिर मैंने लिखा सेकंड कंडीशन, व्हेन डेल्टा नॉट इज लेस देन p। p क्या है यहां पर, पेयरिंग एनर्जी। p क्या है यहां पर, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू पेयर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। मतलब एक ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अगर इसमें आ जाएगा तो इसमें जो लगने वाली एनर्जी है या निकलने वाली एनर्जी है, उसको क्या कहा जाता है, पेयरिंग एनर्जी। इससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या कहा जाएगा, पेयरिंग एनर्जी कहा जाएगा। समझ गए बात ये? तो कुल मिलाकर के एनर्जी यहां पर इन्वॉल्व होती है, तो उसको पेयरिंग एनर्जी कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन अब पेयर होगा, फेवरेबल कंडीशन है पेयरिंग। अब अगर ये एनर्जी ज्यादा हो जाए, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाए, तो पेयरिंग एनर्जी जब ज्यादा होती है तो ये पेयर होना पसंद नहीं करेगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि पेयर होने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, पेयर होने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। और कोई एक ऐसा सामने आ जाए कि पेयर ना होने पे ज्यादा स्टेबिलिटी अगर मिल जाए, तो दोनों में कौन सा कंफर्म करेगा वो, जिसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी उसके तरफ जाएगा या जिसमें एनर्जी कम लगेगी उसके तरफ जाएगा। अगर पेयरिंग करने पे एनर्जी ज्यादा लग रही है तो वो पेयरिंग नहीं करेगा। यहां पर एनर्जी कम है तो वो प्रेफर करेगा। क्या कहानी है इसकी, समझते हैं, क्या कहानी है इसकी समझते हैं। देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे डेल्टा नॉट का मतलब क्या है, दोनों के बीच का गैप। ये इस तरीके से मैं डायग्राम फटाफट बना देता हूं इसका। 1 2 3 4, ये हमने ऐसे बनाया, यहाँ पे 2 ऊपर लिखा, यहाँ पे 3 नीचे लिखा। ये एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इसको नाम दिया हमने T2G। बीच का गैप बनाया हमने डेल नॉट,
इसको नाम दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसको दिया जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बेरिसेंट है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, कहा कि ये गैप अगर ज्यादा हो जाए, ये गैप अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं लेके आ जाता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया निकल, मैंने लिख दिया निकल, या निकल लिखने से पहले एक एक करके लिखते हैं। पहले लेता हूं D1, जिसके पास d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो, d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में एनर्जी ज्यादा किसकी है, ऊपर वाले की, एनर्जी कम किसकी है, इसकी। तो इलेक्ट्रॉन पहले फिलिंग कहां पे होगी, यहां पर। D1 का मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को कहां पर फिल करोगे, बाय डिफॉल्ट आप कम एनर्जी लेवल पर ही करोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब D1 हो तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे आप, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, और EG के अंदर इसको कहा गया है EG, EG के अंदर कितने हो जाएंगे, जीरो, EG के अंदर कितने हो जाएंगे, जीरो। सेम टू सेम D2 के लिए बात करूं, ये ध्यान रखिएगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होती है और वीक फील्ड लिगेंड होता तो स्प्लिटिंग कम होती है। चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, पहला इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कम एनर्जी वाले में ही भरता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो चाहे वीक फील्ड लिगेंड लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन। D2 ले लिया हमने, तो यहां पर क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएंगे तो कैसे भरोगे आप, इसको भी कहां भरोगे, इसी में भरोगे, ऊपर तो भरोगे नहीं, एनर्जी ज्यादा है। तो T2G के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ गए और EG के अंदर जीरो ही रहे। ये दोनों के लिए फॉलो होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम ही एनर्जी में पहले जाते हैं ताकि वो स्टेबल रह सके। D3 के अंदर क्या होगा, देखिए D3 के अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहीं पर फिल होगी, इसी के अंदर, ऊपर तो जाना नहीं है। जब चौथा यहां पे डबल फिल्ड करने की बात आएगी तब सोचना पड़ेगा, क्या ये गैप ज्यादा है या कम है, क्या ये गैप ज्यादा है या कम है, ध्यान रखिएगा। तो हमने लिखा D3, D3 के अंदर क्या हो गया, T2G, T2G के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और EG के अंदर हो जाएगा जीरो। ये किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड दोनों के लिए। ठीक है, अच्छा अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन डाल दिया, चौथा इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक है, अब यहां पर ये पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन दोनों लग जाते हैं कि मतलब ये डेल नॉट बड़ा हो जाए पेयरिंग एनर्जी से। मतलब क्या है, ये जो गैप है, ये जो गैप है वो बड़ी है, ये गैप अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, यहां पर जाना पसंद करेगा या पेयर होना पसंद करेगा। तो इसमें पहला कंडीशन क्या दिया हुआ कि अगर डेल नॉट ज्यादा हो जाए, ये ज्यादा है पेयर करने वाले एनर्जी से, पेयर करने वाले एनर्जी से, तो एनर्जी कम किसकी है, पेयरिंग की, एनर्जी कम किसकी है, पेयरिंग की। तो क्या प्रिफर होगा, पेयरिंग प्रिफर होगा, क्या प्रिफर होगा, पेयरिंग प्रिफर होगा। इलेक्ट्रॉन यहां ना जाकर के यहीं पर भर जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां ना जाकर के यहीं पर भर जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो अगर ये किसकी बात होगी, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो गैप ज्यादा होगा, गैप ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए T2G में, T2G में कितने आ गए 4, और EG में कितने हैं 0, EG में कितने गए 0, क्यों, क्योंकि ये गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा है। अब अगर दूसरा कंडीशन यहां पे लगा दो, ये किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। अब अगर डेल नॉट, ये गैप अगर कम हो जाए, ये गैप कम होगा जब एक वीक फील्ड लिगेंड आएगा, ये गैप कब कम होगा, जब एक वीक फील्ड लिगेंड आएगी। तो एक वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो मतलब पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब पेयर होना पसंद नहीं करेगा, ये पेयर होना पसंद नहीं करेगा। उल्टा अगर ये गैप कम है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये यहां पर न रह करके कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये गैप कम है पेयर होने के एनर्जी से। तो ये क्या प्रेफर करेगा, पेयरिंग होना प्रेफर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है, एनर्जी ज्यादा मतलब अनस्टेबिलिटी। तो क्या प्रेफर करेगा, ऊपर की तरफ, गैप कम है तो ये ऊपर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है।
तो मतलब अगर वीक फील्ड लिगेंड है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक लिगेंड है, मतलब पावर ज़्यादा नहीं है, पावर ज़्यादा नहीं है, तो ये गैप कम होगा। ये गैप कम हो जाएगा तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो अब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, और EG में कितने हो गए, 1। यही फर्क हो जाता है वीक में, यही फर्क हो जाता है वीक में और स्ट्रॉन्ग फील्ड में। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये था D4 के लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लीजिए, चलिए हटाता हूं मैं। अब हम बात कर लेते हैं D5, D6। आप मेरे अंदाज से इसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर पा रहे होंगे। D5 की बात करेंगे, वीक लिगेंड और एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाएगा। वीक लिगेंड हो तो ये गैप कम होगा, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि गैप कम है। गैप कम है तो क्या लिखोगे अब इसको, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और EG में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। वीक लिगेंड के लिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब ये गैप ज्यादा होगा, जब ये गैप ज्यादा होगा तो यहां पर पेयरिंग नहीं होगी, यहां पर हो जाएगा पेयरिंग, यहां पर पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि ये गैप ज्यादा है। तो जो चीज फेवरेबल होगा वही होगा। तो ये ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया है, क्या पेयरिंग एनर्जी ज्यादा दे रखी है तब आपसे पूछा है कॉन्फ़िगरेशन, पेयरिंग एनर्जी कम है तब आपसे पूछा है। ध्यान से देखना है कि किस बेसिस पे आपको स्प्लिटिंग करने के लिए कह रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग के लिए। T2G में टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5, और EG में कितने हो गए, 0। EG में कितने हो गए, 0। अब अगर इसी तरीके से 6 के लिए करोगे, D6, तो वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड किसके लिए आता है, वीक लिगेंड किसके लिए आता है, ध्यान रखिए, जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाए, ये गैप कम हो जाए और ये एनर्जी ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए ये यहां पर भर देंगे, ऐसे बताओगे 6 के लिए। यहां पर 6 कैसे बताओगे, अगर वीक लिगेंड है तो ध्यान रखिएगा, पेयरिंग पेयरिंग को कैसे बताओगे, ध्यान रखना आप। वीक लिगेंड के लिए 1 2 3, ये 4, ये 5। अब पहले सारे सिंगल सिंगल फील्ड होते हैं, ये हंट्स रूल कहता है। कौन सा रूल है, हंट्स रूल। हंट्स रूल, हंट्स रूल कहता है पहले सारे सिंगल फील करेंगे। कैसा होना चाहिए, सिंगल ही फील्ड होना चाहिए, अनटिल अनलेस एनर्जी बहुत कम हो, पहले सारे सिंगल ही फील्ड होंगे। तो सिंगल फील्ड कर दिए, अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, मतलब आपको बाय डिफॉल्ट अब ये पेयर करना ही पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट अब ये पेयरिंग होगी होगी। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए वीक लिगेंड के अंदर क्या हो जाएगा कहानी, वीक लिगेंड के अंदर कहानी क्या हो जाएगी, देखिए। तो हम क्या लिख लेंगे, T2G में टोटल अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, और EG के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ये वीक की बात हो गई। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं होंगे, सारे यहीं पर फिल होंगे, सातों के सातों को यहीं फिल करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, अब ये कंप्लीटली फिल्ड हो गए, तो बाय डिफॉल्ट अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां पर। बाय डिफॉल्ट ये सातवां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां पर। तो कहानी क्या हो जाएगी स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, ये हो जाएगा T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, और EG के अंदर कितने, अच्छा 6 ही तो है, 6 ही तो है, 7 थोड़ी है, 6 ही है। तो EG के अंदर कितना हो जाएगा, 0। EG के अंदर अभी भी 0 है, 7 के अंदर वो कंडीशन बनेगा। तो मेरे अंदाज से आप 7 का बना लेंगे। मैं डायरेक्ट अब 8 की बात कर लेता हूं। 8 वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, 8 नंबर, ये 7, ये 8, ठीक है। तो यहां पर 6 तो भर गए, अब कहां पे जाएंगे ये 7 और ये 8, इधर ही जाएंगे बाय डिफॉल्ट। तो चाहे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो चाहे वीक फील्ड लिगेंड लो, दोनों का ओरिएंटेशन सेम ही होगा, क्योंकि यहां पर कोई चारा ही नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है। कंप्लीटली फिल्ड हो चुका तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर जाएगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। तो ध्यान रखिएगा, वीक के लिए भी सेम कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रॉन्ग के लिए भी सेम कॉन्फ़िगरेशन। T2G 6 हो जाएगा और EG 2, T2G 6 हो जाएगा और EG 2 हो जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम 9 के लिए जाएंगे तो यहां पर पेयरिंग कर देंगे, 10 के लिए यहां पर पेयरिंग कर देंगे, कहानी वही रहेगी, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा
D8, D9 और D10 में वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था हमारे पास कैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। हटाते हैं। अब इसके बेसिस पे आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। ये आसान है। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे आप। यहां पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये D8 का कॉन्फ़िगरेशन है। D8 में आपको कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो आप इजीली इसका बोर मैग्नेट्रॉन निकाल सकते हैं। कैसे, n+2 अंडर रूट कर दिया म्यू। ये मैं सिखा चुका हूं इसीलिए बार बार नहीं बता रहा हूं, एक में बता करके आपको सबका ओवरऑल व्यू दे देता हूं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने दिखेंगे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो n की जगह पे 1, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे फिलिंग करते समय तो धाग देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ 2 दिखा तो ये 2 + 2 4 हो गया। तो ये कितना हो गया, 2√2 का मतलब 2 × 1.414, ये लगभग 2.7 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ये हमारा बोर मैग्नेट्रॉन भी हो गया। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो पैरामैग्नेटिक, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। ये हो गई कहानी इसकी। इसको कहा जाता है डी ट्रांजिशन। क्या कहा जाता है इसको, डी ट्रांजिशन। मतलब यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसको डी ट्रांजिशन कहा जाता है। एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहे हैं, इस टाइप के ट्रांजिशन को हम डी ट्रांजिशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ले लिया आपने, चलिए अब लिखते हैं, अब हम निकालते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर octahedral complex, octahedral complex CFSE इक्वल टू क्या होगा, हमने क्या बनाया था, देखिए ध्यान से, यहां पर बनाया था D, यहां पर बनाया था हमने 2, यहां पर बनाए थे हमने 3, यहां पर बेरी सेंटर। इस गैप को हमने क्या नाम दिया था, इसके लिए कितना कहा था, प्लस का 0.6 डेल नॉट, और इसके लिए क्या कहा था, माइनस का 0.4 डेल नॉट। ये था हमारे पास कौन सा लेवल, Eg, ये कौन सा हमारे पास T2G, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, ठीक है। ये d ऑर्बिटल्स हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, CFSE इज इक्वल टू क्या होगा, लिख लेते हैं n इंटू माइनस 0.4 डेल नॉट प्लस m इंटू प्लस का 0.6 डेल नॉट प्लस x इंटू p, where n is equals to number of electrons in T2G level, T2G लेवल, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखना है, n, m क्या हो जाएगा, क्योंकि 0.4 इसी के लिए है, 0.6 इसके लिए। इसको अगर आपका ये डायग्राम दिमाग में क्लियर है तो CFSE अपने आप बना लोगे आप। m क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg लेवल, फिर x क्या है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने पेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर मैंने यहां पे लिख दिया एक, यहां पे लिख दिया ऐसे, तो टोटल पेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, 1 2 3, तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 3। ध्यान रखिएगा NTA, अकॉर्डिंग टू NTA, ये लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू NTA।
जो एग्जाम वाले मानते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अकॉर्डिंग टू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये x जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बाकी स्टैंडर्ड बुक्स में ये दिए होते हैं नंबर ऑफ न्यूली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए देख लेते हैं, अब कहानी आती है। P क्या है, P क्या है, पेयरिंग एनर्जी। क्योंकि टोटल एनर्जी जो किसके बराबर होगा, इसके और जो पेयर करने में एनर्जी लगा सब, टोटल एनर्जी, टोटल। तो पेयरिंग एनर्जी को भी लेते हैं। बुक में अपने नहीं दिया होता है एनसीईआरटी में, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में ये होते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं एक कोई एग्जांपल, मैंने लिख दिया D8 के लिए। किसके लिए लिख दिया, D8। D8 के लिए हमने क्या लिखा था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये था हमारा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लिखा, T2G में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और EG में कितने हैं, 2। तो अब भर दो, T2G में कितना दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G 6। तो लिख लेंगे यहां पर, इसका मैं स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल रहा हूं, तो यहां पर 6 इंटू क्या करेंगे, माइनस का 0.4 डेल नॉट। डेल नॉट क्यों, ऑक्टाहेड्रल के लिए निकाल रहे हैं। M क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG लेवल कितने हैं, 2, तो 2 इंटू प्लस 0.6 डेल नॉट। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 2 3, तो यहां पे लिख लेंगे 3 और यहां पे लिख लेंगे P। अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू दे रखी हो तो लगा देंगे, नहीं दे रखा हो तो P लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि डेल नॉट की वैल्यू वहां पर गिवन मिलेगी आपको एग्जाम के अंदर, नहीं गिवन है कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा, 6 6 4 24, 2.4 डेल नॉट माइनस का प्लस का 1.2 डेल नॉट प्लस 3P। ठीक है, तो 1.2 माइनस का माइनस 1.2 डेल नॉट प्लस 3P, ये हो जाएगा हमारे पास CFSE। किसके लिए, D8 के लिए। किसके लिए, D8। ध्यान रखिएगा, अगर ये कहता है कि फाइंड आउट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर वीक लिगेंड, फॉर CFSE फॉर वीक लिगेंड, फॉर वीक लिगेंड, तो ध्यान रखिएगा ये कंडीशन आपको लेना है, ये वाला, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऊपर माइग्रेट कर जाएंगे। ये चीज आप जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना पहले, D4 D3 वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिखकर, तो अगर आपको क्या है CFSE फॉर वीक लिगेंड फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो वो दिमाग में लगा देना जो कॉन्फ़िगरेशन बताया। जब का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लगा देंगे, आंसर निकाल लेंगे। ये है CFSE निकालने का तरीका फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। ये था हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब आते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे, और फिर ले लेंगे स्क्वायर प्लेनर और थोड़ी सी उनके बीच में जानकारी ले लेंगे, और फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो मेन पार्ट है उसको वाइंड अप करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की बात करेंगे, कलर वगैरह की। अब लिख रहा हूं मैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक बार मैं इसको इंक पिला देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्या कहानी है। मैंने आपको कहा था क्या कि जब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करते हैं टेट्राहेड्रल में, तो टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है कि ये हमारे पास मेटल है, ये हमारे पास लिगेंड है, ये हमारे पास लिगेंड है, ये हमारे पास लिगेंड है, और एक ये हमारे पास लिगेंड है। ठीक है, ये होता है डैश पोजीशन और ये होता है वेज पोजीशन।
एक होता है टुवर्ड्स द प्लेन, एक होता है अवे फ्रॉम द प्लेन। तो एक आगे की तरफ है ऐसे 3D में, तो एक पीछे की तरफ है, बाकी दोनों XY प्लेन के अंदर है रिलेटिवली। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी एग्जैक्टली एक्सिस पे नहीं है, बीच में होगा, बीच में होगा कहीं पर भी, ये बीच में कहीं पर भी हो सकता है इसका ज्योमेट्री, एग्जैक्टली एक्सिस पे नहीं होता है, एग्जैक्टली एक्सिस पे नहीं होते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका कम है, 4 ही लिगेंड है, 4 लिगेंड है और एक 6 लिगेंड आ रहा है। 6 लिगेंड आएंगे, 6 के 6 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आएंगे, तो वहां पर एनर्जी वेरिएशन ज्यादा होगा। जब 6 के 6 नेगेटिव लिगेंड्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एक्साइट होंगे मेटल के, लेकिन जब 4 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रिलेटिवली कम एनर्जी, रिपल्शन कम मिलेगा और एनर्जी गैप कम होगी। तो कहने का मतलब है कि जब मैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के एनर्जी डिफरेंस की बात करूं तो टेट्राहेड्रल का एनर्जी गैप कम होता है। तो यहां पर आसानी से पेयरिंग हो जाती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं। यहां पर पेयरिंग एनर्जी वाली कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगती है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में ये गैप बहुत कम होता है। अच्छा, तो हम इसको कैसे बताएंगे? देखिए, ये लिखा हमने 1 2 3 4, ये हमने लिख दिया डी ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट, इसको स्प्लिट कर दिया। अब मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं टेट्राहेड्रल में, लिगेंड्स सॉरी, टेट्राहेड्रल के अंदर देखा गया ये सब किससे किया गया? स्पेक्ट्रोस्कोपी से किया गया हुआ है। टेट्राहेड्रल में देखा जाता है कि ये एक्सिस के अलोंग नहीं आते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस आते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में से आता है। ऑक्टाहेड्रल में अराउंड द एक्सिस और इसमें बीच में आते हैं एक्सिस से। तो जब एक्सिस के बीच में से आते हैं तो एनर्जी किसकी बढ़ाएंगे? जो बीच में होता है। बीच में कौन कौन से होते हैं? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये होता है इन बिटवीन द एक्सिस। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द एक्सिस होता है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये होता है अलोंग द एक्सिस। तो इनकी एनर्जी अब क्या होगी? कम। इनकी एनर्जी अब क्या होगी? कम। एनर्जी बढ़ेगी किसकी? इसकी, क्योंकि बिटवीन द एक्सिस से लिगेंड्स आ रहे हैं, लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं टेट्राहेड्रल में। कैसे? इन बिटवीन द एक्सिस। तो बिटवीन द एक्सिस है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ना पढ़ के डी वाई जेड डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, नंबर ऑफ लिगेंड्स लेस है, नंबर ऑफ लिगेंड्स लेस है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कम है, इसीलिए यहां पर स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? कम। स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी लेस, स्प्लिटिंग विल बी लेस। तो इनके बीच का जो गैप है वो कम होगा। ये लिख लेता है नीचे, ये दोनों। अब ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब नीचे आ गया और ये ऊपर हो गया। कहानी क्या है? हमने वहां पर लिखा था इसको T2G, क्या लिखा था? T2G। ध्यान रखिएगा, अब इसको T2G लिख के ना T2 ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर इसको T2 ही लिखा जाता है, T2G नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है? T2। और इसको EG ना लिख करके क्या लिखते हैं हम? सिर्फ E। सिर्फ क्या लिखते हैं हम? इसको E लिखते हैं। ये होगी कहानी इसकी। इनके बीच की जो गैप है उसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा T फॉर टेट्राहेड्रल, स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल। ये हो गया बेरी सेंटर, बेरी सेंटर, ठीक है। अब देखिए, इसको कंपनसेट करना है यहां पर, तो कितने हैं यहां पे? 2, तो इसको लिखेंगे 2/5, 2/5, और इसको कंपनसेट करना है नीचे तो 3/5 नेगेटिव में। तो 2/5 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? प्लस का 0.4 डेल नॉट, सॉरी डेल टी, डेल टी, यही होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस का 0.6 डेल टी। ये हो जाएगी कहानी, ये हो जाएगी कहानी। चाहे यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो,
चाहे वीक फील्ड हो, कहानी सेम रहेगा। वेदर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, सिनेरियो विल रिमेन सेम, सिनेरियो विल रिमेन सेम रहेगा। तो अगर मैं इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, मान लेते हैं मैं लिखना चाहता हूं किसके लिए, D4 के लिए, मान लेते हैं D4 के लिए लिखना चाहता हूं, D4। तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या हो जाएगा, मैंने भरा 1 2 3 4, तो यहां पर क्या होगा 1 2, कितने भरे 2, बाकी 2 यहां नहीं जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम होती है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, T2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, और E में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो T2 में 2, E में 2, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब 4 हो गए तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा 4 n प्लस 2, यहां पर 4 प्लस 2 6 4 24 का मतलब हो जाएगा 4.7 समथिंग, 4.79 अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए, 4.79, क्योंकि 25 जो होता है उसका 5 होता है, तो 24 का 4.7 4.8 अराउंड होगा। ये हमने देख लिया। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? आसान था, पहला समझ लिया तो ये आसान हो जाता है। चलिए इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखिएगा डेल्टा टी जो है वो हमेशा लेस देन पेयरिंग एनर्जी होगी, मतलब यहां पे पेयरिंग प्रेफर्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जंप करेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अंदाज से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो जल्दी से मैं इसका CFSE लिख देता हूं और टेट्राहेड्रल, CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। CFSE crystal field splitting energy for tetrahedral complex, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या कहानी है देखिए, टेट्राहेड्रल के लिए वही है, हमने क्या किया था इसको 1 2 3 4, अगर ये दिमाग में आपके क्लियर है तो आप खेल कर देंगे। इसको नाम दिया था हमने E, इसको नाम दिया था T2, ये था हमारे पास बेरी सेंटर, इनके बीच का गैप डेल टी, ये कितना था हमारे पास 0.4 डेल टी, ये कितना है -0.6 डेल टी, याद है, खत्म। क्या करेंगे CFSE फॉर टेट्राहेड्रल डेल टी कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम, क्या लिखेंगे n क्या है पता चल जाएगा अभी, फिर प्लस का क्या लिख लेंगे 0.4 डेल टी प्लस m माइनस का 0.6 डेल टी, फिर प्लस एक्स पी, सेम वही कहानी है। n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 लेवल, फिर m क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E लेवल, x क्या है नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू NTA, और p क्या है पेयरिंग एनर्जी। अगर कोई एनर्जी लग रही है यहाँ पर पेयरिंग करने की तो वो ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे रैंडमली मैं किसी के लिए बता देता हूं आपको, जैसे मैंने D4 के लिए निकाला, मान लेते हैं किसके लिए निकाला D4 का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, ये हो गया D4। ठीक है, निकाल लेते हैं इसके लिए एनर्जी। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n क्या है T2 लेवल में, T2 लेवल में कितना है 2, तो 2 इंटू क्या करोगे आप 0.4 डेल टी, फिर उसके बाद प्लस में
2 इंटू -0.6 डेल टी, और पेयरिंग कितनी हुई यहां पर 0, पेयरिंग कितनी हुई यहां पर 0। तो ध्यान रखिएगा वीक फील्ड लिगेंड्स जो है, वीक फील्ड लिगेंड्स जो है जनरली उसके अंदर पेयरिंग एनर्जी जो होती है, या ये बात कर रहा हूं न्यूली पेयर्ड, वो जनरली 0 होता है, जनरली 0 होता है। तो इनके बीच में गैप कम है बहुत टेट्राहेड्रल में, तो जनरली ये 0 बन जाएगा जनरली। अब ये देखना पड़ेगा नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। तो लिख लिया हमने इक्वल टू 0.8 डेल टी, और ये कितना हो जाएगा -1.2 डेल टी, कितना हो जाएगा ये माइनस का 0.4 डेल टी, ये हो गई इसकी वैल्यू, ये हो गई इसकी वैल्यू। ये हमारी कहानी थी टेट्राहेड्रल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू। नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलिए अब देख लेते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर, और एक छोटा सा इनके बीच में रिलेशन जो है वो देख लेंगे। लिख लिया हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 4, ठीक है। अच्छा कैसा दिखता है ये देखते हैं। अब आप जानते हो स्क्वायर प्लैनर कैसा होता है, स्क्वायर प्लैनर होता है अलोंग एक्स वाई एक्सिस, अलोंग एक्स वाई एक्सिस, इसका जेड से कोई लेना देना नहीं होता, जहां पर भी जेड होगा उसकी एनर्जी कम करते हुए नजर आएंगे। ये किसके अलोंग होता है स्क्वायर प्लैनर, स्क्वायर प्लैनर जो होता है वो हमारे पास अलोंग द एक्स वाई एक्सिस होता है। ये बहुत बार मैं बता चुका हूं, एल 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 और यहां पर भी एल, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखेंगे, ठीक है। अब कहानी आती है कि इसके अंदर स्प्लिटिंग कैसे होगी। देखिए तो लिखा हमने यहां पर डी, 1 2 3 4, ये लिखा डी। अब इसको जैसे आपने एनर्जी दी ज्यादा तो क्या होगा, ये एनर्जी ऊपर की तरफ गया, लिगेंड्स जैसी अप्रोच करेंगे एनर्जी बढ़ेगी। ये पहले था डी ऑर्बिटल्स, अभी भी डी ऑर्बिटल्स है, एनर्जी बढ़ी है, जैसा सेम हमने डायग्राम बनाया था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब क्या करेंगे, इसका स्प्लिट करेंगे, अब इसको स्प्लिट करेंगे। मैंने स्प्लिटिंग कर दी और क्या बनाया, ऑक्टाहेड्रल की तरफ से अभी कहानी चला रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल की तरफ से कहानी चला रहे हैं। देखिएगा यहां पर ऊपर क्या था हमारे पास, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, अभी तक कहानी ठीक है। यहां पर क्या था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इसको नाम दिया था हमने T2G, इसको नाम दिया था हमने EG। इसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये वाली चीज मैं हटाऊंगा, ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूं। अब कहानी को समझना आगे कि क्या कहानी है। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं कि यहां पे जेड स्क्वायर से मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन के अराउंड होता है, स्क्वायर प्लैनर एक्स वाई प्लेन के अराउंड होता है, तो इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे। अब इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, इसको क्या करेंगे हम, एक्सपेंडेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। देखना क्या क्या कहानी हो रही है, ध्यान से समझना। इसको एक्सपेंड किया, तोड़ा, तोड़ा तो क्या हो गया ऊपर, इसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा, क्योंकि स्प्लिटिंग इसमें ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में होता है स्क्वायर प्लैनर, तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर जो वो नीचे हो जाएगी, डी जेड स्क्वायर नीचे हो जाएगा। इसको तोड़ दिया, इसको भी तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे तो यहां पर देखो आप जेड किस किस में है, इसमें और इसमें जेड है, तो इन दोनों की लगभग सेम एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि वाई और एक्स इसमें भी आ रहा है, तो जेड इसकी एनर्जी दोनों की लगभग सेम हो जाएगी। यहां पर एक्स वाई है तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, डी एक्स वाई की एनर्जी बढ़ जाएगी और इन दोनों की लगभग सेम रह जाएगी, डी वाई जेड, डी जेड एक्स की लगभग सेम रह जाएगी। अब कहानी को रीअरेंज करते हैं, ये हमने तोड़ दिया इसको पहले, इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाएगा आप एक्सपेंडेड
एक्सपेंडेड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। अब क्या करेंगे, अब हमको पता है कि डी जेड जो है वहां पर रिपल्शन कम है क्योंकि एक्स वाई के अलोंग ही अप्रोच किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे ऊपर की तरफ, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। तो कैसे लिखोगे आप इसको, देखो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, फिर उसके बाद किसकी हो जाएगी, डी एक्स वाई की, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, डी जेड स्क्वायर की, और इन दोनों की लगभग सेम एनर्जी हो जाएगी, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की। ये होता है हमारे पास किसका, ये है स्क्वायर प्लैनर के अंदर का स्प्लिटिंग। तो हमसे जनरली इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, ये बनता है कि ऑर्डर लिखो भाई, ऑर्डर लिखो डी जनरेट ऑर्बिटल्स का, डी ऑर्बिटल्स का स्क्वायर प्लैनर के अंदर। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या आता है, डी एक्स वाई, एक्स वाई प्लेन में है इसलिए, डी जेड स्क्वायर को कम कर दिया, बहुत ज्यादा था फिर थोड़ा सा कम किया, फिर उसके बाद आ जाएगा इन दोनों की सेम आ जाएगी, डी वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड एक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आईटी में, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है, ये है हमारे पास स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री के अंदर स्प्लिटिंग। क्या है ये, स्प्लिटिंग। हमारे काम का बस यही इतना ही है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो ये याद रखिएगा बस, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और तीनों के बीच में रिलेशन बना करके इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए हटाते हैं और इन तीनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। किसके बीच में, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल, इन दोनों के बीच में, और स्क्वायर प्लैनर। तो हमने लिखा रिलेशनशिप बिटवीन splitting energies for square planar, tetrahedral and octahedral complex, तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए हमने लिखा, ध्यान रखना है आपको, डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है 4/9 टाइम्स ऑफ डेल नॉट, ये आपको याद करना है, इसका डेरिवेशन हमारे काम का नहीं है। डेल टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल नॉट, ठीक है, और डेल स्क्वायर प्लैनर, एसपी का मतलब है स्क्वायर प्लैनर, इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 टाइम्स ऑफ डेल नॉट। डेल एसपी इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ डेल नॉट। तो आप क्या देख रहे हो, आप अगर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डेल नॉट इज इक्वल्स टू 9/4 टाइम्स ऑफ डेल टी, मतलब जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है वो टेट्राहेड्रल से ज्यादा होता है, और ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये 1.33 है, कौन हो जाता है, स्क्वायर प्लैनर। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा एस पी इज इक्वल्स टू 1.33 टाइम्स ऑफ डेल नॉट, ये भी लिखा जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम ध्यान दें इधर, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ एस पी इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ ऑक्टाहेड्रल देन डेल्टा ऑफ टेट्राहेड्रल। ये है स्क्वायर प्लैनर, ये है ऑक्टाहेड्रल, और ये है टेट्राहेड्रल। ये इसके बीच का एनर्जी का डिफरेंस। चलिए ये था एक टॉपिक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वाइंड अप करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि कलर कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के बेसिस पे। फिर उसके बाद जानेंगे कि सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थ्योरी,
इन सब के बीच में बात करेंगे। एक वीडियो इस पे आएगा कंबाइंड एफर्ट में, और एक आ जाएगा EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी कैसे निकालते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमको निकालना सीखना है। छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसको क्यों छोड़े, ये भी ले ही लेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट डे। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, and always remain cool and calm and keep enjoying the Chemistry Gurukul channel. Thank you. Thank you.